14 मार्क्स सीरीज में हम 2 सवालों को देखेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला, उसके बाद नोट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये 2 नोट्स हो गए ना। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो हम इंट्रोडक्शन लिखे, नाम ही है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। बट इसमें क्या प्रोटोकॉल्स थे, क्या इनके फीचर्स थे, मतलब ये क्यों बनाया गया, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी है। तो बात करें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए बोलते हैं, 1986 में इसको बनाया गया था। इज अ लॉ मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिख दोगे, ठीक है, कि एक ऐसा एक्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने ही बनाई थी खुद, ठीक है। इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट है उसकी उसको प्रोटेक्ट रखना, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बनाई थी। अब ये बनाया क्यों गया, ठीक है, ये बनाया क्यों गया, तो देखो, आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984 टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन द फ्यूचर। तो इसका मेन रीजन यही था कि जब भोपाल ट्रेजेडी हुई थी ना, गैस कांड 1984 में, तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था वो, मतलब बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। तो उसी की वजह से गवर्नमेंट ने 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया था। 4 प्रिवेंट सच टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन फ्यूचर। तो ये 2 चीज़ें आपने पता चल गया ना, बहुत बढ़िया। बात करें इसके गोल या ऑब्जेक्टिव क्या थे ईपीए के, जो हमने बनाए थे गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की। तो टू प्रोटेक्ट ऑल टाइप ऑफ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सच एज एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, यानी कि इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो जितने भी प्रकार के इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट हो गया, इन सभी को प्रोटेक्ट करके रखना है। बहुत बढ़िया। दूसरा है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट के साथ साथ हमें इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव रखनी है। तीसरा है टू प्रिवेंट हजार्ड्स टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स, तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, जितने वो हजार्ड्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियर हजार्ड, जो कि बेसिकली इंडस्ट्री में अब अगर एक्सीडेंट होते हैं ना तो रेडियो एक्टिव वो फैल जाते हैं, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर हजार्ड्स उसको ही बोलते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसको प्रिवेंट करना ये इसका मेन गोल और ऑब्जेक्टिव था। तो ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल जितने भी इम्पैक्ट होते हैं ना, हाँ, उसका। अगला क्या है कि टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करें ना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की, तो हमने बहुत सारे लॉ देखे थे, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखा था हमने, ठीक है। उसके बाद और भी होते हैं, ठीक है, एयर एक्ट होता है, वाटर एक्ट होता है, एयर एक्ट होता है और वाटर एक्ट होता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है। इसमें हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें ना ये जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि इसमें अगर जितने भी अगर कोई चीज़ गैप रह गई होंगी, अगर इनके लॉज में जो भी गैप रह गई होंगी ना, तो ये उनको फुलफिल भी करता है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, समझ रहे हो। हाँ, तो इसको ना अम्ब्रेला प्रोटेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बात करें फीचर की, ठीक है, हमने 3 चीज़ें देख लिया ना, इसका इंट्रोडक्शन, फिर ये क्यों लाया गया, उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव गोल क्या था। अब बात करें जो ये एक्ट बना था, इस एक्ट के अंदर क्या प्रावधान थे या क्या प्रोविजंस थे, क्या फीचर्स थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो मैंने बताया जितने भी लॉज थे वो सारे गैप्स को ये फुलफिल कर देता है। तो द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, यानी कि इसको ना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। ऐसा क्यों, देखो, दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड अम्ब्रेला लॉ बिकॉज इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सच एज एयर, वाटर, लैंड एंड ह्यूमन हेल्थ, सारी एस्पेक्ट को पूरा करता है, ठीक है। और भी सारे जितने भी एक्ट्स बने थे उनके सारे गैप्स को पूरा कर देता है, तो इसलिए इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं, मतलब कि अम्ब्रेला विधान, ठीक है। तो ये सारे गैप्स को पूरा कर देता है, समझ रहे हो ना। हाँ, बहुत बढ़िया, ये इसका पहला फीचर हो गया। दूसरा है अप्लाइज टू होल इंडिया, पूरे इंडिया में लागू किया गया था। ऐसा नहीं था, हालांकि इसको ना जब भोपाल गैस कांड हुआ था ना, तो उसको तो जब वो हुआ था उसके बाद ही इसको पास किया गया, मतलब मेजर रीजन उसी की वजह से था। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी एरिया में लागू कर दे, ये जो लागू किया गया था ईपीए, ये पूरे इंडिया में अप्लाई किया गया। द एक्ट एक्सटेंड टू द इंटायर कंट्री इंश्योरिंग यूनिफॉर्म इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो इसको एक्सटेंड किया गया इंटायर कंट्री में, ताकि यूनिफॉर्मली, मतलब अगर जैसे केवल भोपाल में हुआ है ना, तो ऐसा ना हो, जितने भी इंडियाज में स्टेट्स है, जितने भी टेरिटरीज होते हैं, सभी में यूनिफॉर्मली हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दे पाए। बढ़िया, अप्लाइज टू होल इंडिया। बात करें तीसरा, तो पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, इस एक्ट में ना ज़्यादा पावर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। जो इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर मिली हुई है। वो क्या कर सकती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेट स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन। तो इसमें ना इस एक्ट में ज़्यादा पावर्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। अब उस सेंट्रल गवर्नमेंट ना इस एक्ट के साथ साथ कुछ अलग स्टैंडर्ड्स भी रूल सेट कर सकती है, उसका जो भी मन हो फ्यूचर में, रिगार्डिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जैसे कि मेक अ न्यू रूल टू कंट्रोल प्रोटेक्शन, वो नए रूल बना सकती है। रिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज इन सर्टेन एरियाज, ठीक है, तो सर्टेन एरियाज में इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, बैन कर सकती है। कुछ स्टैंडर्ड्स या प्रोटोकॉल भी बना सकती है खुद सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया, क्योंकि उसको पावर मिला है इस एक्ट के मुताबिक,
समझ रहे हो? हाँ, उसके बाद ऑथराइज्ड ऑफिसर जो होते हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हो जाते हैं, वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कैन इंस्पेक्ट इंडस्ट्रियल प्लांट्स टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शन, कलेक्ट सैंपल्स फॉर एनालिसिस। तो इंस्पेक्शन आप समझ रहे हो ना, जैसे कि हमारे कॉलेज में जो पढ़ाई लिखाई हो रही है सही से हो रही है कि नहीं, तो आरजीपीबी के जो भी कर्मचारी होते हैं वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होती है, तो जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स होती है, तो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होते हैं वो जाकर वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ वो कुछ सैंपल्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस पर्पस कि वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, एयर वाटर पॉल्यूशन वो सारी कैसी है, क्योंकि ये एक्ट तो सभी को कवर करता है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद चेक कंप्लायंस विथ इन्वायरमेंटल लॉज, तो मतलब कि जितने भी उससे रिलेटेड जो भी कंप्लायंस है वो इन्वायरमेंटल लॉज के अनुसार वो काम कर रही है कि नहीं, वो चेक करती है। तो ये सारी हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसका मतलब समझ में आ गया ना, जो भी इन्वायरमेंटल लॉज में बनाया गया है, ठीक है, उससे मैच करती है कि हाँ ये इंडस्ट्री प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं। तो ये होता है, ज़्यादा पावर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला गया और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये 4-5 पॉइंट हो। बहुत बढ़िया, यहाँ पे समझ गए ना, 3 पॉइंट हमने लिख लिया। बात करें चौथा फीचर की, तो पेनल्टी एंड मॉनिटरिंग। पेनल्टी भी तो होनी चाहिए ना। तो अगर आप ईपीए के रूल को ब्रेक करते हो, इन्वायरमेंटल को गंदा करते हो, कोई भी इंडस्ट्रीज करती है तो, या फिर कोई इंडिविजुअल भी करता है, तो फॉर ब्रेकिंग लॉज द इम्प्रिजनमेंट, अच्छा इम्प्रिजनमेंट मतलब प्रावधान है, ठीक है, ऐसा रूल बताया गया है। द इम्प्रिजनमेंट इज फॉर अप टू 5 ईयर्स का जेल और फाइन अप टू 1 लाख, ठीक है। तो या तो 5 साल का जेल दे देंगे या 1 साल रुपए मतलब 1 लाख रुपए देने होंगे, या फिर दोनों भी हो सकता है बेस्ड अपॉन द कंडीशन। तो फॉर ब्रेकिंग द लॉज ऑफ ईपीए का पेनल्टी है। उसके बाद अगर आप वायलेशन ज़्यादा कंटिन्यू रखते हो तो पनिशमेंट बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। हो गया ना, बहुत बढ़िया। पांचवा है कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है, इसका ये भी ऑब्जेक्टिव था, ये भी फीचर है कि द एक्ट एम्पावर्स गवर्नमेंट टू रेगुलेट और क्लोज पोल्यूशन इंडस्ट्रीज। मतलब द एक्ट एम्पावर्स गवर्नमेंट को क्या एम्पावर करती है कि वो किसी भी इंडस्ट्रीज को किसको रेगुलेट करना है, किसको क्लोज करना है, जो भी पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज है तो ये उनको कंट्रोल कर सकता है ये एक्ट। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन सम एरियाज। तो ये 5 हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर ले। हालांकि मैंने यहाँ पे ना पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे भी आपको 6-7वां पॉइंट का फीचर यहाँ पे आपको मिल रहा हो, तो इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक है। बहुत बड़े फीचर्स है, इन सब के 5 पॉइंट को ध्यान में रखना। और ये भी कुछ 1-2 फीचर है जो कि इसी में ही ऐड हो गया है, आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है, कि द एपीए जो था 1986 में जो था, प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय कंट्रोलिंग पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो समझ रहे हो ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको अम्ब्रेला भी बोला जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। क्यों? क्योंकि ये सारे गैप्स को फुलफिल करता है। इन्वायरमेंट के अंदर जो भी पॉल्यूशन होता है, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, इन सबको कवर करता है। और इसका जो क्यों बनाया गया, तो भोपाल गैस कांड हुआ था उसी की वजह से बनाया गया, और ये पूरे ऑल ओवर कंट्री में, मतलब पूरे अक्रॉस इंडिया में इसका पालन किया जाता है। इस तरीके से कंक्लूजन लिख दोगे, कुछ फीचर्स लिख दोगे, क्यों था ऑब्जेक्टिव लिख दोगे, तो ये सवाल आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। दूसरा हमारा 7 मार्क्स का है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ठीक। तो हमने 2 एक्ट तो ऐसे पढ़ लिए थे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और बात करें कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो होते हैं, तो हमने वहाँ पे भी बात करी थी पिछले वीडियो में, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एसिड रेन की बात करी थी। यहाँ पे हम ग्लोबल वार्मिंग देख लेते हैं। तो हाईली चांस है कि यहाँ से आपका 14 मार्क्स जो है 8 नंबर में जो 8वें नंबर के सवाल में आता है तो मिल जाएंगे। बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो उसका इंट्रोडक्शन देखो। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर ड्यू टू एक्सेसिव इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, अगर उस एवरेज टेम्परेचर पर अगर कोई ग्रेजुअल इंक्रीजिंग होने लगे उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब ये होता क्यों है, देखो ग्लोबल वार्मिंग होता क्यों है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग होता है आपके ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ठीक है, मैं ये शॉर्टकट लिखा हूँ समझाने के लिए। तो जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, उसकी वजह से होती है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस किसको किसको बोलते हैं, तो आपका होता है नाइट्रस सल्फाइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेजर है, सबसे ज़्यादा मेजर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस मतलब ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद मीथेन होता है। तो ये कुछ मुख्य गैसेस होती है ग्रीन हाउस का। सबसे नंबर 1 का होता है CO2 गैस। ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे क्योंकि मैं तो कंफ्यूज था, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूं, आप कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, टेम्परेचर का बढ़ना, और टेम्परेचर का बढ़ने में सहायक कौन करता है, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस। हालांकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो था, आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में भी, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो कोल्ड एरिया जो होते थे ना, कोल्ड एरिया जहाँ पे सनलाइट कम मिलती थी, तो वहाँ पे ग्लास लगा करके और
ग्लास लगा करके जब सन की थोड़ी कम रोशनी आती थी तो अंदर जो हीट जो था वो ट्रैप हो जाता था उस ग्लास की वजह से, क्योंकि बाहर नहीं जा पाता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं ना, मतलब ग्लास में अगर कोई रोशनी आती है ना तो जो भी हीट होता है तो उस ग्लास के अंदर ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं जाती, उसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और ये पृथ्वी के लिए बहुत बढ़िया है नेचुरल रूप से पृथ्वी के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पृथ्वी को गर्म रहना भी जरूरी है ना, तो ये एक नेचुरल इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस एक नेचुरल इफेक्ट है। बट प्रॉब्लम होता क्या है, और कुछ ग्रीन हाउसेस गैसेस यही होती है, ठीक है, पर प्रॉब्लम होता क्या है, जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है, उनसे ये सारे और ज़्यादा बनने लग जाते हैं। ये और ज़्यादा बनने लग जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं। यही गैसेस होती है जिनकी वजह से हीट ट्रैप हो जाती है। आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये होता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। आई होप आपको थोड़ा समझ में आइडिया लग गया ना? हाँ, तो इनसे अलग भी शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बात करें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम अफेक्टिंग द प्लैनेट टुडे। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो। उसके बाद कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो पहले आप पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। सम गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस है, ठीक है, N2O, ट्रैप्स हीट इन द एटमोसफेयर। तो यही गैसेस होती है जिनकी वजह से हीट आपका जो है एटमोसफेयर में ट्रैप हो जाता है। उसके बाद बात करें ग्रीन हाउसेज गैसेस से रिलीजन का, ये कुछ और भी रीजन्स है, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है, द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन पावर प्लांट्स, व्हीकल इंडस्ट्रीज रिलीजेस CO2, फिर नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेसिवली। उसके बाद बात करें डिफोरेस्टेशन होना, जितने ज़्यादा मतलब कटिंग द ऑफ फॉरेस्ट रिड्यूसेस CO2 एब्जॉर्प्शन। तो जंगलों की कटाई से CO2 जो है उसका एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा। ये हो गया ना? बात करें, हमने 3 रीजन देख लिया ना। हाँ, यहाँ पे चौथा कॉजेज क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, तो इंडस्ट्रियल और अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन तो आपको पता है ना, लोग एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं पैसे के लिए और वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग उसी एरिया में आ जाते हैं अलग अलग शहरों से, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, समझ रहे हो ना, ऐसे एरिया में, तो वो अर्बनाइजेशन होता है। तो फैक्ट्रीज एंड सिटीज इंक्रीजेज एनर्जी कंजम्पशन एंड पोल्यूशन। तो वैसे एरिया में आपको ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा मिलेगी। तो जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ये रीजन है आपके ग्लोबल वार्मिंग के। पांचवा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो हम जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना प्लांट्स में, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड को ज़्यादा उत्पन्न करता है, और ये भी एक रीजन है आपका ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये हमने 5 रीजन को देख लिया ना, गॉट इट। अब बात करें इफेक्ट्स क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, तो राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, यानी कि कॉजेज हीट वेव्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ठीक है। तो ग्लोबल का जो टेम्परेचर है, जाहिर सी बात है वो ऊपर ही जाएगा। बात करें मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, तो जितने भी बर्फ़ के टुकड़े नहीं होते उनका मेल्टिंग होना, तो मेल्टिंग लीड्स टू सी, यहाँ पे लिख देना, ठीक है, हाँ सही लिखा है, मेल्टिंग लीड्स टू सी लेवल राइज एंड फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया। तो जो भी मतलब इससे क्या होता है कि बर्फ पिघलेंगे तो पानी बनेगा, जिससे बाढ़ का रीजन तो बनेगा ही आसपास के एरियाज में, ठीक है। और कोस्टल एरिया तो वैसे बोलते हैं जहाँ पे मतलब पेड़ पौधे, बारिश वगैरह तो होती रहती है, पर और भी पानी वहाँ से आ गया है। बात करें तीसरी, तो क्लाइमेट चेंज होती है, यानी डिस्टर्ब नेचुरल सीजन साइकिल। कॉजेज होगा इरेगुलर रेनफॉल होंगे, फिर ड्रॉट या फ्लड्स आएंगे, तो ये क्लाइमेट चेंज होने लगेंगे। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो सीजन साइकिल जो होता है नेचुरली रूप से चलता है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से इरेगुलर रेनफॉल होने लगेंगे, सुखाड़ आ जाएंगे, बाढ़ आ जाएंगे। बात करें ह्यूमन हेल्थ की, तो हाँ ये भी होता है, इंक्रीजेस वेरियस हेल्थ इशूज सच एज रेस्पिरेटरी इलनेस, एक सांस लेने की प्रॉब्लम हो गई, इम्यून सिस्टम लो हो जाना, तो ये कुछ इफेक्ट्स हो गए, ठीक है। चार हमने इफेक्ट देखे। यहाँ पे एक पांचवा भी इफेक्ट है, इम्पैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी। तो ये क्या करता है, डिस्टर्ब फूड चेन एंड कॉजेज एक्सटेंशन ऑफ स्पेसिस। तो जितने ज़्यादा टेम्परेचर होती है तो जानवरों का नेचुरल हैबिटेट्स भी बनने लगेगा, तो फूड चेन डिस्टर्ब होगा, तो जो स्पीसीज है वो भी एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, है ना। तो ये होता है। अब कुछ कंट्रोल मेजरमेंट आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो कॉजेज इफेक्ट्स कंट्रोल मेजरमेंट लिखना है। तो हम क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज करें, मिनिमाइज यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल का करें, एफोरेस्टेशन करें यानी प्लांटिंग ट्री। देखो डिफोरेस्टेशन मतलब कटाई, और एफोरेस्टेशन मतलब फिर से प्लांटिंग करना, ठीक है। तो कंजर्व फॉरेस्ट। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी इफिशियंसी पे ज़्यादा काम करें, कुछ स्ट्रिक्ट रूल हो उसको फॉलो करें। ये पॉइंट ध्यान में रखना, आप इसको चाहो तो एग्जेजरेट करके लिख दोगे, ठीक है। और जब ये सवाल लिखो ना, तो लास्ट में हमेशा कंक्लूजन का पॉइंट जरूर दिया करो। सवाल फुलफिल लगता है और एग्जामिनर भी सेटिस्फाई होगा कि हाँ ये सवाल फुलफिल्ड है और अच्छे लगता है। तो हमेशा लास्ट में 1-2 लाइन में कुछ भी कंक्लूजन लिख सकते हो कि आप जो आंसर लिखे उसे आप क्या समझ पाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने दोनों सवालों को देख लिया ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला और ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको आइडिया लग ही गया होगा वीडियो देखने के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, बाय।